अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चार खबरों पर बात करेंगे आपसे आज। सबसे पहली खबर रखेंगे कि इमरान खान पार्टी क़यादत पर बरहम। इमरान खान का अलीमा खान के ज़रिए अहम पैगाम। दूसरी खबर है कि आदिल बाज़ई से मुतालिक मुबैना जाली बयान, क्या नवाज शरीफ के लिए कोई ख़तरा होगा? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला सुनाने की इजाज़त दे दी। मतीउल्लाह जान ने जिस मूड से वो पिम्स हस्पताल गए वो काबिल बर्दाश्त नहीं, ऐसा कहना है कमर जमान काहिरा का। तो पहली खबर से स्टार्ट करते हैं, है कि इमरान खान पार्टी क़यादत पर शदीद बरहम। इमरान खान का अलीमा खान के ज़रिए पैगाम। उनका ख्याल था कि लोग खौफ से डर जाएंगे, हम डरने वाले नहीं हैं, इसका हिसाब लिया जाएगा। इमरान खान पार्टी क़यादत पर बरहम हैं, यौम शुहदा मुकर्रर हो चुका, इस पर बात करें, लोगों को बताएं। इमरान खान ने कहा है इतवार के दिन इसमें शिरकत करें, जल्दी से लोगों को बताएं। ये इमरान खान साहब का पैगाम है जो अलीमा खान के ज़रिए बाहर आया है, और उसमें इमरान खान साहब ने अपनी लीडरशिप से कहा है, अपने पार्टी ओहदेदारों से कहा है कि वो लोगों को यौम शुहदा के मुतालिक बताएं और उन्हें बताएं कि सब लोग वहाँ पर जमा हों, इतवार को शिरकत करें। उनका मज़ीद कहना था कि हुकूमत का और उनके सहूलतकारों का ये मानना था, उन्हें यकीन था कि लोग नहीं निकलेंगे, मगर जब लोग निकले तो फिर उन्होंने बौखलाहट में वो किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। अलीमा खान साहबा ने कहा कि इमरान खान साहब ने वाज़े हिदायत जारी कर दी हैं, डी चौक को नया नाम शोहदा चौक करार दिया जाए। पार्टी लीडरशिप और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वाज़े हिदायत दी कि इतवार के दिन पिशावर में शिरकत करें, डी चौक वाक़े पर जल्दी से लोगों को बताएं। इमरान खान साहब का ये पैगाम है कि इतवार को यौम शुहदा पूरी दुनिया में मनाया जाए। पाकिस्तान के अलावा जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं वहाँ वो यौम शुहदा मनाएं और उसमें भरपूर शिरकत करें। इमरान खान ने पैगाम दिया है कि 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए कमीशन कायम करें, बेगुनाह कैदियों को रिहा करें। ये दो मुतालबे ना माने गए तो ओवरसीज तरसीलात ज़र पाकिस्तान ना भेजें, रिमिटेंसेस पाकिस्तान ना भेजें। ये पैगाम इमरान खान ने दिया है और अलीमा खान साहिबा ने बाहर आकर ये पैगाम एज इट इज़ मीडिया के सामने रखा। आप सुनिए क्या कह रही हैं वो। ये मुकर्रर हो चुका है। उन्होंने आज बड़ी सख्ती से अपनी जो लीडरशिप है उनको हदायत की है और उन्हें ख़ास पूछा है कि इसके ऊपर उन्होंने इसको खूब पब्लिसाइज किया है, लोगों को बताया कि कौन सी लोकेशन है। हमने बाकियों ने लॉयर्स ने भी बताया कि नहीं, लोगों को इस वक्त नहीं पता, तो उन्होंने इस चीज़ को इसके ऊपर सवाल उठाया कि क्यों नहीं किया गया, तो उन्होंने भी हदायत भेज दी है। इतवार वाले दिन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, उन्होंने अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी कहा है कि आप सब ये दिन मुकर्रर किया है जिस दिन आप शोहदा के लिए दुआ करेंगे, आप उनके जो लवाहिकीन हैं उनके लिए दुआ करेंगे, और ये वो दिन है जो भूला नहीं जाएगा। इसके शवाहिद हमने उनको बताया और लॉयर्स ने भी उनको बताया कि इस वक्त आपको पता होना चाहिए कि इतनी वीडियोस आ चुकी हैं, इतने शवाहिद हैं, इतने आई विटनेस अकाउंट्स हैं कि ये छुपा नहीं सकेंगे। 4 दिन रोक लेंगे, 5 दिन रोक लेंगे, धमकियां दे देंगे, लेकिन शवाहिद भी आ रहे हैं, इदारों में से भी लोग दे रहे हैं, हस्पतालों में से भी लोग दे रहे हैं, और शवाहिद जमा होना शुरू हो गए और कई हज़ार शवाहिद निकल रहे हैं। ये तो इतनी बड़ी फाइल बन रही है कि ये कभी भी छुपाई नहीं जा सकती। तो आज नहीं तो कल
सब कुछ ज़ाहिर हो जाएगा। तो इसलिए यौम जो शोहदा है 15 तारीख इतवार वाले दिन, अगर आपको पैगाम नहीं मिला, मेरे ख्याल में पेशावर में कौन सी जगह है, कौन सी, नारन बाग, नारन बाग है पेशावर में, लेकिन अब मेरे ख्याल में बागे नारान है। उन्होंने कहा बागे नारान है, जहाँ पे यौम शोहदा का दिन मुकर्रर जो हुआ है वहाँ पे सारे जमा होंगे। लेकिन अब उनकी क़यादत के ऊपर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं बड़ी सख्ती से कि आप टाइम, वक्त और जो भी लोगों को बताना है वो जल्दी से बता दें, क्योंकि 3-4 दिन रह गए। यही उनका पैगाम था। जी, तो आपने सुन लिया। इसके बाद जो दूसरी खबर है वो खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, और वो खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आदिल बाज़ई को, जिनका बुनियादी तौर पे तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, को बड़ा रिलीफ दे दिया है। और जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आदिल बाज़ई को बतौर रुकन कौमी असम्बली बहाल कर दिया है और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया है। इसमें सिर्फ यही नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने उस हलफनामे पर सवालात उठा दिए हैं जिसके मुतालिक मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि वो नवाज शरीफ ने दिया था। क्योंकि नवाज शरीफ पार्टी सदर हैं, तो उन्होंने बतौर पार्टी सदर नून लीग के इलेक्शन कमीशन को लिखा कि ये जो उन्होंने नाम दिया कि ये आदिल बाज़ई का है, लेकिन वो उन्हीं की तरफ से मुबैना तौर पर आ रहा है कि नवाज शरीफ ने वो खुद हलफनामा झूठा दिया इलेक्शन कमीशन में, जिसमें ये कहा गया कि आदिल बाज़ई नून लीग में शामिल हो चुके हैं। यानी साइन उन्होंने जाली आदिल बाज़ई के किए हैं मुबैना तौर पर, और इसलिए उन्हें नून लीग का हिस्सा तस्वुर किया। और जब उन्होंने वोट 26वीं आईनी तरमीम में नून लीग के हक में नहीं दिया, तो नवाज शरीफ ने कहा कि चूंकि ये देखें, ये इन्होंने हमें हलफनामा दिया हुआ था कि ये नून लीग का हिस्सा है और इसने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाकर हमें वोट नहीं दिया, तो इसलिए उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त ऑब्जर्वेशंस दी हैं और उसमें लग रहा है कि नवाज शरीफ की सीट खतरे में पड़ सकती है। क्योंकि झूठा बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट में देना, वैसे तो किसी भी अदालत में झूठा बयान हल्फी देना काबिल ताज़ीर जुर्म है, उसकी सज़ा है, मगर सुप्रीम कोर्ट में अब देखते हैं कि क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ेकार पर सवालात उठा दिए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि हक़ाइक़ जांचने के लिए कमीशन ने इंक्वायरी क्या की, यानी कि कमीशन ने इंक्वायरी की कि जो 2 हलफनामे आए थे इलेक्शन कमीशन में, एक आदिल बाज़ई ने कहा कि ये मेरा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं, और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए कैंपेन की, इमरान खान के नाम पर उन्हें वोट पड़ा, और जब वो हलफ लेने कौमी असम्बली में आए तो उन्होंने झंडा भी उठाया हुआ था तहरीक इंसाफ का। तो इसलिए जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी भी की थी कि कौन सा हलफनामा सच्चा है, कौन सा झूठा है, जाली कौन सा है और असली कौन सा है। इस पर जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी-सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पैमाना तो सख्त होना चाहिए था। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आपके पास 2 बयान हल्फी आए थे, एक जीतने वाला कह रहा है मेरा है, यानी आदिल बाज़ई ने कहा कि एक इनमें से हलफनामा मेरा है, एक सही है, एक सच्चा है, जबकि दूसरा वो कहता है कि मेरा नहीं है। तो वो जिसका वो कह रहे हैं कि मेरा नहीं है, तो उस पर आपने कोई इंक्वायरी की, कोई तफ्तीश की, कोई मालूमात की, कोई छानबीन की कि वो किसने दिया है, और जिसने वो झूठा हलफनामा दिया है तो उसके खिलाफ भी कुछ होता है या नहीं होता, कार्रवाई होनी चाहिए। आपने किस इख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी एक बयान हल्फी को दुरुस्त मान लिया? ऐसा कहना है जस्टिस आयशा मलिक का,
اور انہوں نے یہ سوال کیا ہے الیکشن کمیشن کے وکیل سے۔ مزید کہا کہ کیا الیکشن کمیشن یہ کہہ سکتا ہے کہ بس ایک بیان حلفی پسند نہیں آیا اور دوسرا پسند آ گیا؟ سپریم کورٹ نے عادل بازئی کے حق میں فیصلہ دیا اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے ریمارکس دیے ہیں کہ اس معاملے میں سنگین الزامات کے نتائج پارٹی کے سربراہ کو بھی بھگتنے ہوں گے۔ اس ریمارکس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ پارٹی صدر نواز شریف ہیں تو ان کو بھی اس میں سنگین الزامات کے نتائج انہیں بھگتنے ہوں گے۔ اب کیا سنگین نتائج ہو سکتے ہیں کہ کیا ان کی سیٹ جا سکتی ہے یا ان کے خلاف کوئی اور کارروائی ہو سکتی ہے۔ صحافی مطیع اللہ جان نے اس پر کہا کہ نون لیگ کے صدر نواز شریف نے عادل بازئی کیس میں جعلی حلفیہ بیان پر ان کی نااہلی کا ریفرنس الیکشن کمیشن بھیجا اور الیکشن کمیشن نے بھی اسی جعلی حلفیہ بیان پر نااہلی کا فیصلہ سنایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ نے رکن قومی اسمبلی عادل بازئی کی نااہلی سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ اس معاملے میں سنگین الزامات کے نتائج پارٹی کے سربراہ کو بھی بھگتنے ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ تیسری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس کو فیصلہ سنانے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ ہمیں پہلے لگ رہا تھا۔ یاد رکھیے کہ یہ جو آئینی بینچ ہے یہ حکومت نے اسی لیے بنایا ہے کہ اس سے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں، تو اس میں سے جو 99% کیسز کے فیصلے آئیں گے وہ لگتا یہی ہے کہ وہ حکومت کے حق میں آئیں گے۔ تو اس سے پہلے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ ملٹری کورٹس کو کہا گیا تھا کہ آپ کیسز چلا تو سکتے ہیں لیکن آپ فیصلہ اس میں نہیں سنا سکتے۔ تو یہاں سپریم کورٹ نے انہیں فیصلہ سنانے کی بھی اجازت دے دی ہے۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو 85 ملزمان کے فیصلے سنانے کی اجازت دے دی۔ فوجی عدالتوں کے فیصلے سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کے فیصلے سے مشروط ہوں گے۔ یعنی یہ کہا گیا ہے کہ جو مقدمات سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں، پینڈنگ ہیں، زیر التوا ہیں، چل رہے ہیں، ان سے مشروط ہوں گے کہ صرف انہی پر یہ سنائے جا سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو 85 ملزمان کے فیصلے سنانے کی اجازت دے دی۔ فوجی عدالتوں کے فیصلے سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمے کے فیصلے سے مشروط ہوں گے۔ آخری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ خبر ہے کہ قمر زمان قاہرہ نے کہا ہے، حالانکہ یہ کافی سلجھے ہوئے محسوس ہوتے تھے لیکن وہ کہا جاتا ہے نا کہ a man is known by the company he keeps، یہ جن کی صحبت میں آ گئے ہیں اب تو یہ ان سے بھی کوئی اچھی توقع نہیں کی جا سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ مطیع اللہ جان جس موڈ میں پمز ہاسپٹل گئے تھے وہ قابل برداشت نہیں، ایسا کہنا ہے قمر زمان قاہرہ کا۔ اب ان سے پوچھ کر کوئی صحافی جائے گا کسی بھی ہسپتال میں جو واقعات کی چھان بین کے لیے جاتے ہیں، وہ اس لیے گئے تھے کہ کتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، کتنے لوگ ڈی چوک پر زخمی ہوئے ہیں حکومت کے احکامات کے نتیجے میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا موڈ صحیح نہیں تھا۔ تو دیکھ لیجئے کہ اس طرح کے دن بھی آ گئے ہیں کہ ایک تو شہادتوں کو چھپایا جا رہا ہے، مانا نہیں جا رہا، ایک کہتا ہے ایک بھی گولی نہیں چلی، دوسرا کہتا ہے 5 شہادتیں ہوئی ہیں، رانا ثناء اللہ نے 5 شہادتیں مانی ہیں، اور کل سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے سینیٹر عفنان اللہ نے خود ایکسیپٹ کیا ہے کہ گولیاں چلی ہیں ڈی چوک پر۔ انہوں نے کہا یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس پہ میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے آپ کو وارننگ دی کہ ڈی چوک نہیں آنا، لیکن اگر بیریئر کراس کریں گے تو کیا کرے گی سرکار؟ یہ قمر زمان قاہرہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وارننگ دی تھی۔ بھائی یہ ایک پرامن احتجاج کے لیے جا رہے تھے، یا تو آپ احتجاج کو آئین کے آرٹیکل سے نکال دیجئے۔ جب وہ پرامن احتجاج ہے آئین کی حدود میں، قانون کی حدود میں رہتے ہوئے، تو آپ کیسے وارننگز دے سکتے ہیں انہیں؟ آپ کیوں انہیں کہیں گے کہ آپ یہاں تک آئیں وہاں تک نہ جائیں؟ وہ کرے گی جو کیا، یعنی یہ صحافی نے
सवाल किया कि वो करेगी हुकूमत जो किया था 26 को। मजीद उनका कहना है कि 26 नवंबर को जो हुआ नहीं होना चाहिए था, मगर बाज औकात उसके अलावा कोई चारा नहीं रहता। अब देखिए यहाँ वो कह भी रहे हैं, वो है ना कि कुछ भी ना कहा और कह भी गए। ये भी कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था, मगर कह रहे हैं कि मगर बाज औकात उसके अलावा कोई चारा नहीं रहता। ये सुनिए क्या कह रहे हैं। लेकिन हुकूमत ने जब वो आए तो उनको कहा कि भाई एक डेडिकेटेड जगह है, आप दरखास्त देके वहां आ जाइए। और उसके बाद फिर वो पिशावर मोड़ पे जलसा कर सकते थे, सिट इन कर सकते थे, तो उसके पीछे कर सकते थे। अगर वो तमाम हदूद क्रॉस करेंगे तो फिर क्या करेगी सरकार? अब वो करेगी जो किया, जो किया वो जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात इसके अलावा कोई चारे नहीं रहते। ये भी नहीं ऐसा हो सकता कि हम आज़ादी इज़हार राय और राइट टू असेंबली की बुनियाद पे लोगों को, एक बड़े क्राउड को इकट्ठा होने दें और उसके बाद जो वो जाके, जिनका माजी का रिकॉर्ड भी ऐसा हो कि वो जाके पार्लियामेंट पे चढ़ दौड़े, वो सदर हाउस और वजीर आजम पे हाउस पे चढ़ दौड़े, वो जाके सेक्रेटेरिएट पे कब्जे कर ले और वो जो डी चौक के या इस्लामाबाद के दरख्तों को जलाते हैं वो दफ्तरों को जलाना शुरू कर दे, तो फिर आप क्या करें? फिर उन्होंने कहा गया कि सैकड़ों लोग मारे गए, रिपोर्टर्स को इजाजत थी अस्पतालों में जाने की, क्यों रिपोर्ट नहीं हुई कोई मौत? कई मौतें रिपोर्ट हुई हैं, कई शहादतें रिपोर्ट हुई हैं। तहरीक इंसाफ ने 12 के नाम दे दिए हैं, उनके एड्रेसेस दे दिए हैं, उनके इलाके दे दिए हैं, उनके CNIC नंबर दे दिए हैं। तो क्या एक शहादत कोई कम चीज है? वो कह रहे हैं मतीउल्लाह जान गए थे रिपोर्ट करने, फिर उनकी जेब से आइस निकल आई। ये सवाल किया सहाफ़ी ने। मतीउल्लाह जान जिस मूड में गए थे वो काबिल बर्दाश्त नहीं। सहाफ़त की लिमिट्स होती हैं, सबको उसमें रहना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।